सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे अफगानिस्तान के विषय में, समझेंगे अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका कौन सा प्रस्ताव लेकर आया है और उस प्रस्ताव में भारत की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण मानी गई है। समझेंगे कि आखिर भारत कैसे अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वही जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे भारतीय बीमा क्षेत्र के विषय में। आपको पता है कि इस समय भारतीय बीमा क्षेत्र में सिर्फ 49% एफडीआई की अनुमति थी, लेकिन कल जो है कि केंद्रीय कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को अनुमति दे दी है, उसको पास कर दिया है, जिसके तहत अब भारत में जो एफडीआई है वह 74% तक आ सकती है। तो समझेंगे कि आखिर भारतीय बीमा क्षेत्र में एफडीआई में बढ़ोतरी क्यों की गई है, और साथ ही साथ समझेंगे कि आखिर कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पास किया है उसमें और क्या क्या है। आइए हम इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफगानिस्तान के अपने टॉपिक पर। यहां पर थोड़ा सा आप मैप देख लीजिए। यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर अपना देश दिखाया गया है। यहां से अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको यहां पर अफगानिस्तान दिखाया गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस मैप को। यहां पर आपको पता चलेगा कि यह इंडिया का जो नॉर्थ वाला भाग है, यहां पर अफगानिस्तान की बाउंड्री टच होती है। अब यह जो पूरा क्षेत्र है, यह क्षेत्र क्या है, कई प्रकार के तनावों और संघर्षों में उलझा हुआ है। ऐसे में अगर यहां पर शांति स्थापित करनी है तो स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र में जो गतिविधियां हो रही होंगी, जो गुटबाजी हो रही होगी, उसको रोकना होगा। इसको रोकने में जो है कि कई तरह के प्रयास पहले ही किए जा चुके हैं। अमेरिका ने कई बार यहां पर ऐसा प्रयास किया कि यहां पर जो तनाव चल रहा है, तालिबान का संघर्ष जो है कि सत्ता के साथ अर्थात सरकार के साथ चल रहा है, उसको रोका जाए, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए। ऐसे में जो बाइडेन जो नए राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने यह समझ लिया है कि अगर अफगानिस्तान में कोई हमें रचनात्मक पहल लाना है या फिर जो भी शांति प्रक्रिया अपनानी है, बिना भारत के प्रयास से संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि भारत के संबंध अफगानिस्तान से काफी अच्छे हैं। कई तरह के रचनात्मक कार्य भारत के द्वारा अफगानिस्तान में किए गए हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो बाइडेन ने अब यहां की शांति प्रक्रिया में भारत को महत्वपूर्ण माना है। आइए थोड़ा सा टेक्स्ट के माध्यम से चीजों को समझते हैं। आजादी के बाद से ही भारत अफगानिस्तान के जो संबंध रहे हैं काफी महत्वपूर्ण रहे, और जो ये संबंध है आपको आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। भारत पहला देश था जिसने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को मान्यता दिया था। अर्थात भारत जो है कि जब भी यहां अफगानिस्तान में जो भी परिवर्तन हो रहे होते हैं, उसमें अपनी रचनात्मक भूमिका निभाता आया है। भारत अपनी सैन्य अकादमियों में अफगानिस्तान के सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, और यही सैन्य अधिकारी वहां पर शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2014 में भारत रूस अफगानिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, और इस समझौते के अनुसार रूस क्या करता है, अफगानिस्तान को आवश्यक सैन्य सामग्री प्रदान करता है, और उसका पेमेंट किसके द्वारा किया जाता है, भारत के द्वारा किया जाता है। ये जो सैन्य उपकरण है, सैन्य साजो सामान है, ये इसलिए प्रदान किए जाते हैं ताकि वहां पर जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, वहां पर जो एक कट्टरता, एक उग्रवाद का एक जो फेज दिखाई देता है, उसको थोड़ा सा रोका जा सके। कुल मिलाकर भारत के द्वारा हर तरह से प्रयास ये किया जाता है कि वहां पर किसी भी तरह से रचनात्मक जो क्रियाकलाप हैं वह बढ़े, और जो विध्वंसात्मक क्रियाएं हैं उन पर लगाम लगे। वर्ष 2015 में भारत ने अफगानिस्तान को 3 जो है कि Mi-25 फाइटर हेलीकॉप्टर भी दिया था। इसके साथ साथ अफगानिस्तान के जो विभिन्न उद्योग हैं, उसमें 100 से अधिक भारतीय कंपनियों ने वहां पर निवेश किया हुआ है। अफगानिस्तान में आपको पता है कई तरह के खनिज मिलते हैं, और इन खनिजों का दोहन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी की जो कैपिटल अर्थात वित्त की आवश्यकता है, वो भी भारत के द्वारा प्रदान की जाती है। इसी तरह आपने एक शब्द सुना होगा, तापी,
अर्थात तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ये भी क्या किया जा रहा है, भारत के सहयोग से यहाँ पर इसको विकसित किया जा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान के नए संसद भवन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह संसद भवन इस चीज का प्रतीक है कि भारत क्या करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को मानता है। भारत ने कंधार में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की भी स्थापना करवाया है। ठीक इसी तरह अफगानिस्तान में भारत ने लगभग 2500 मील से अधिक सड़कों का निर्माण किया है। भारत अफगानिस्तान में कई परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाएगा और उस पर कार्य कर रहा है, जैसा कि सहतूत बांध और पेयजल परियोजना। ठीक इसी तरह से जो अफगानिस्तान का बामियान प्रांत है, यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बैंड ए अमीर सड़क संपर्क जो है की योजना। ठीक इसी तरह काबुल में एक जिप्सम बोर्ड विनिर्माण संयंत्र की स्थापना। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि भारत हर तरह से यहां पर क्या कर रहा है, जो भी उससे यथासंभव मदद हो पा रही है वह कर रहा है। 1990 के दशक में आपको पता है कि जो अफगानिस्तान है, यहां पर कई तरह की गतिविधियां हुई और तभी से अफगानिस्तान अशांत बना। हालांकि देखेंगे तो उससे पहले से बना हुआ है, लेकिन 1990 के दशक में क्या होता है, यहां पर तालिबान का उदय होता है। और दरअसल तालिबान का उदय इस वजह से होता है कि जब सोवियत संघ यहां से जाता है तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है, यहां पर कई आपसी गुट आपस में संघर्ष करने लगते हैं और इसी में तालिबान जैसे गुट का जो है कि सत्ता स्थापित होती है। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। हमला इस वजह से किया गया क्योंकि तालिबान पर आरोप था कि उसने ओसामा बिन लादेन और अलकायदा को पनाह दी है। और घटना कौन सी थी, जो अमेरिका में जो अटैक हुआ था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया ओसामा बिन लादेन और अलकायदा को, और तालिबान पर यह आरोप लगा कि यहां से ये गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। तो 1990 के दशक में जो यहां पर संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो यहां पर तालिबान का उदय हुआ, वह अभी तक बना हुआ है। 2001 से अमेरिका यहां पर संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसको अभी सफलता नहीं मिल पा रही। अमेरिका में अफगानिस्तान में अमेरिका लंबे समय से शांति स्थापित करवाकर यहां से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। आपको याद हो तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका तालिबान समझौता जाने से अपने कुछ दिन पहले करवाया था, जिसमें अफगानिस्तान की सरकार को महत्व नहीं दिया गया था। अर्थात अमेरिका ने क्या किया, तालिबान के साथ समझौता किया और उम्मीद ये की कि यहां पर शांति स्थापित हो जाएगी, लेकिन तालिबान इसके लिए तैयार नहीं था और वह सरकार को कुछ मान ही नहीं रहा था। जबकि यहां शांति प्रक्रिया में तब तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि अफगानिस्तान की सरकार भी उसमें इन्वॉल्व ना हो। खैर, ये जो समझौता डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था, इसके अनुसार मई 2021 तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस जाना था, लेकिन ये ना तो ये समझौता सफल हो पाया और ना अमेरिकी सैनिक वापस जा पाए। अब क्या हुआ है, जो नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उन्होंने अफगानिस्तान के लिए एक नई शांति योजना की परिकल्पना की है। अर्थात इन्होंने एक विचार व्यक्त किया है। इसके तहत इन्होंने कहा है कि हम एक क्षेत्रीय सम्मेलन का प्रस्ताव रखेंगे और इस क्षेत्रीय सम्मेलन में क्या होगा, अमेरिका होगा, भारत होगा, रूस होगा, चीन होगा, पाकिस्तान होगा, ईरान के विदेश मंत्रियों को बुलाया जाएगा और यह कहा जाएगा कि आखिर किस तरह से हम अफगानिस्तान में जो है कि जो सकारात्मक सहयोग है या जो यहां पर शांति प्रक्रिया है उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका तालिबान पर यह प्रयास कर रहा है, उस पर यह दबाव डाल रहा है कि कम से कम वह 90 दिन तक हिंसा न करने का जो है कि तैयार हो जाए। ऐसा ही प्रयास डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि यह जो तालिबान है वह क्या है, उसके पास लड़ाके हैं अपने, उसके पास सैन्य ताकत है, तो उसको लगता है कि वो हर तरह से क्या करेगा, अपनी ही शर्तों पे, टर्म्स एंड कंडीशन पे क्या करेगा, समझौता करेगा। खैर, ये चल रहा है, लेकिन अमेरिका यह चाहता है कि एक ऐसा समझौता हो जिसके माध्यम से जो समावेशी अंतरिम सरकार है, समावेशी का मतलब है कि सभी गुटों का इसमें जो है कि प्रतिनिधित्व, हर क्षेत्र हर वर्ग के लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व, एक राजनीतिक व्यवस्था कायम की जाए, यहां पर एक नई अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, एक नई राजनीतिक व्यवस्था। नई राजनीतिक व्यवस्था का मतलब यहां पर है कि आखिर यहां पर जो भी अभी शासन प्रक्रिया है, उस शासन प्रक्रिया में क्या कुछ बदलाव करके शांति स्थापित किया जा सकता है, क्या सरकार और जो तालिबान है या फिर अन्य गुट हैं उनके साथ कोई समन्वय बनाया जा सकता है, इस पर विचार करना होगा। तो
इसी के साथ साथ यह प्रयास किया गया है शांति वार्ता प्रक्रिया के माध्यम से कि जब सभी देश मिलेंगे, जब क्षेत्रीय सम्मेलन बनाया जाएगा तो वह क्या करेंगे, यहाँ की चुनौतियों का एनालिसिस करेंगे और प्रयास यह करेंगे कि आपसी संबंधों का हवाला देते हुए और अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हुए यहाँ पर शांति स्थापित करवाई जाए। अमेरिका तुर्की को भी शांति प्रक्रिया में शामिल करने का विचार कर रहा है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल यहाँ पर ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अमेरिका का मानना है कि इस शांति प्रक्रिया में भारत क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत का जो गुडविल है, भारत के जो कार्य हैं वहां, उसकी वजह से जिन कार्यों का मैंने ऊपर उल्लेख किया, उसके वजह से भारत की जो छवि है काफी अच्छी है, एक शांत देश के रूप में है, दूसरे देश के संसाधनों या क्षेत्र पर अतिक्रमण ना करने की है। ऐसे में भारत को महत्वपूर्ण माना गया है और यह कहा गया है कि भारत अगर चाहेगा और जो है कि उसका विल पावर मजबूत होगा तो यहां पर शांति प्रक्रिया आसान हो जाएगी। हालांकि भारत के साथ साथ एक चुनौती यह है कि यहां पर उपस्थिति है चाइना की और पाकिस्तान की। आपको पता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले इलाके का प्रयोग जो है कि भारत के खिलाफ करता आया है। ठीक इसी तरह से इस समय चाइना क्या कर रहा है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको मजबूत करने के लिए अब चाइना ने क्या किया, अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। तो देखना होगा कि आखिर भारत क्या वास्तव में इतना मजबूत विदेश नीति अपनाता है जिससे यहां पर शांति प्रक्रिया स्थापित हो सकती है। क्योंकि होगा क्या कि जैसे ही भारत अगर इस समझौते को कंप्लीट करवा पाता है तो पूरा श्रेय भारत को मिल जाएगा और यह पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहेगा। पाकिस्तान का उद्देश्य एक ही है और वह यह है कि भारत का जो कद है वो कमजोर है और साथ ही साथ इस क्षेत्र में वह चुनौतियां बनी रहे जो चुनौतियां भारत के लिए क्या है, नुकसानदेह। स्वाभाविक है पाकिस्तान अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए किसी हद तक जा सकता है। खैर, भारत यहां पर पहले से ही इस विषय में कहता आया है कि यहां की जो शांति प्रक्रिया है वह आगे बढ़ाना चाहता है और वह चाहता है कि यहां पर शांति स्थापित की जाए। भारत आतंकवाद, हिंसा, महिला अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इसी के कारण कहा गया है अमेरिका के द्वारा कि आपको अब जो है कि सामने आकर क्या करना होगा, यहां पर शांति प्रक्रिया स्थापित करवानी होगी। यहां शांति स्थापित होने से भारत को भी कई तरह के लाभ हो सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र है उससे कनेक्टिविटी कहां से जुड़ती है, अफगानिस्तान से जुड़ती है। ठीक इसी तरह से मध्य एशिया के जो तेल और खनिज संसाधन है अगर उनको आपको इंडिया लाना है तो कहां से आएंगे, अफगानिस्तान से होकर आएंगे। तो कनेक्टिविटी बेहतर रहे, वहां से ट्रांसपोर्टेशन हो सके, ये तभी संभव हो सकता है जब अफगानिस्तान क्या रहे, शांत रहे। ठीक इसी तरह अफगानिस्तान के साथ मिलकर यहां के संसाधनों का जो दोहन है वह भी भारत कर सकता है और भारत जो है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी और वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करवा सकता है और भारत की कंपनियों को लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक इसी तरह से जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है जो अफगानिस्तान से हैंडल किया जाता है उसको भी भारत क्या कर सकता है, रोक सकता है। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं। पहला चुनौती तो यह है कि जो सत्ता का बंटवारा होगा, चाहे तालिबान हो या फिर जो अफगानिस्तान की सरकार, कोई भी सत्ता शेयर नहीं करना चाह रहा है, खासकर तालिबान, तो वह नहीं चाहेगा कि ये जो है कि सत्ता उसके हाथ से जाए या किसी के साथ और शेयर किया जाए। ठीक इसी तरह तालिबान जो है कि एक कट्टरपंथी एक विचारधारा को फॉलो कर रहा है। वो ये चाह रहा है कि जो उसके नियम हो, चाहे वो शरीयत से जुड़े हों या फिर शरीयत से इतर हों, वही नियमों से उस देश को चलाया जाए। तो कठिन हो जाएगा कि आखिर यहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्य कैसे स्थापित हो पाएंगे। ठीक इसी तरह तालिबान के अलावा अन्य गुट भी हैं जिनको इस समझौते में महत्व नहीं दिया गया है। तो देखना होगा कि तालिबान एक बड़ा गुट है, लेकिन जो अन्य छोटे छोटे मिलिशिया हैं, गुट हैं, उनके साथ भारत या जो अन्य जो इस प्रस्ताव में शामिल देश हैं वो कैसे डील करते हैं। आई होप इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करेंगे बीमा क्षेत्र में 74% एफडीआई के विषय में। भारत में जीवन बीमा का शुभारंभ जो हुआ था वह 1818 में कलकत्ता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ हुआ था। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो हमारे यहाँ जो जीवन बीमा का शुरुआत होता है 1818 में होता है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ होता है। उसके बाद 1818 के बाद कई कंपनियां खुली और 1840 तक इन कंपनियों की संख्या ठीक ठाक हो गई थी उस समय के हिसाब से। 1850 में फिर एक महत्वपूर्ण जो है कि घटनाक्रम होता है और क्या होता है कि साधारण बीमा के लिए कलकत्ता में ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना की जाती है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर शब्द था जीवन बीमा और यहां पर जो शब्द है वह है साधारण बीमा। तो
पहले हम लोगों ने जीवन बीमा के संदर्भ में जो है कि उस समय चूंकि ब्रिटिश सरकार थी तो उसने प्रयास किए, और उसके बाद साधारण बीमा में 1850 में क्या किया गया, इस कंपनी की स्थापना करके साधारण बीमा की शुरुआत की गई। 1871 में सामान्य प्रीमियम दरों पर भारतीयों को बीमा उपलब्ध करवाने के लिए बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी नामक भारतीय संस्था की स्थापना की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी भारतीय संस्था थी, उसका नाम है बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। कब स्थापित हुई थी? 1871 में। 1912 का जो भारतीय जीवन बीमा आश्वासन कंपनी अधिनियम है वह देश में जीवन बीमा को नियमित करने वाला या रेगुलेट करने वाला पहला कानून माना जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बीमा के लिए कौन सा पहला कानून लाया गया था, तो 1912 में लाया गया था। उसके बाद 1923 में भी कानून लाया गया, लेकिन सभी पहले के कानूनों को 1938 में क्या किया गया, मिलाकर और क्या किया गया, एक नया बीमा अधिनियम बनाया गया, जो इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया। उसके बाद जो है कि हम आज़ाद हुए तो 1956 में हम लोगों ने क्या किया, जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अर्थात जो 1818 में जीवन बीमा प्रारंभ हुआ था, उसके तहत जो कंपनियां कार्य कर रही थी, उनका 1956 में क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC को क्या किया गया, इसको स्थापित किया गया। तो अब देखिए, हमने जो है कि आज़ादी के बाद भी कोई नया अधिनियम हम लोग लेकर नहीं आए, 1938 के अधिनियम को ही हम लोग कैरी करते रहे, लेकिन हमने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या किया कि जो जीवन बीमा में कार्य करने वाली कंपनियां थीं, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया और हम लोगों ने LIC की स्थापना की। और हमने जब राष्ट्रीयकरण किया तो स्वाभाविक है कुछ कंपनियां पहले से कार्य कर रही होंगी, तो 245 देशी और विदेशी बीमा करता जो कंपनियां थीं, इनके व्यवसाय का क्या किया गया, अधिग्रहण किया गया, और इस तरह से इनका अधिग्रहण करके भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करते हुए क्या कर दिया, LIC के तहत ये सभी जिम्मेदारियां दे दी। और यहीं से जो LIC का एक दौर चालू होता है, जो कि आज तक घर घर में आपको दिखाई देता है। साधारण बीमा क्षेत्र का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, वह किया गया, उसके लिए एक बिल लाया गया, उसका नाम था जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अधिनियम 1972। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1956 में क्या हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा, यह किसके लिए किया गया था, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन जो है कि उसके बाद 1973 में क्या किया गया, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अधिनियम 1972 के द्वारा क्या किया गया कि साधारण जो बीमा क्षेत्र है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो यह जो अधिनियम है 1972 में आता है, और 1973 में साधारण बीमा व्यवसाय का भी क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और राष्ट्रीयकरण करने के साथ ही क्या हुआ, समुद्री बीमा, अग्नि और विविध प्रकार की बीमा करने वाली जो 107 कंपनियां थीं, इनका अधिग्रहण कर लिया गया, और इसकी जो जिम्मेदारी पहले से ही स्थापित हो चुकी LIC और उसकी 4 सहायक कंपनियों को सौंप दिया गया। तो यहां पर हमने समझा कि जो 2 बार जो है यहां पर राष्ट्रीयकरण हुए, उन दोनों राष्ट्रीयकरणों के बाद क्या हुआ, LIC को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। इसके बाद समय बढ़ता है, समय आता है 1990 के दशक का, और 1990 का जो दशक है, आपको पता है हम LPG अर्थात ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो है कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाते हैं। और उस पॉलिसी को अगर हम कहें तो क्या बोला जाता है कि एक निजीकरण का दौर था, एक उदारीकरण का दौर था, एक वैश्वीकरण का दौर था। तो इसी दौर में क्या हुआ कि जब हर क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे थे, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की पॉलिसी अपना रहे थे, इस समय भी हम लोगों ने क्या किया, बीमा क्षेत्र में भी उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, और इस समिति से सिफारिश मांगी गई कि आपको क्या लगता है कि आखिर इस क्षेत्र में उदारीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर बीमा सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और यह समिति कौन सी थी, मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति ने क्या किया, बीमा क्षेत्र में कुछ बड़े सुधारों की सिफारिश की। इस मल्होत्रा समिति ने कहा कि निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी देश के बीमा क्षेत्र में लाया जाना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, घरेलू विदेशी बाजार में विदेशी निवेशकों को अनुमति देनी चाहिए। अर्थात विदेशी निवेशक कौन से, जो कि भारत से बाहर बैठे हुए हैं, अगर वह भारत के बीमा व्यवसाय में इंटरेस्ट लेते हैं तो उनको आने
की अनुमति होनी चाहिए। ये तभी हो सकती है जब देश में क्या हो, निजी कंपनियां काम कर रही हों। और इसी के साथ साथ इसने कहा कि एक नियामकीय संगठन का गठन भी किया जाए। तो इसी के तहत क्या हुआ, इन सभी सिफारिशों को माना गया और यहीं से आप देखेंगे कि फिर से क्या होता है, एक उदारीकरण दिखाई देता है। और उदारीकरण के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इस सेक्टर को हम लोगों ने निजी क्षेत्र और साथ ही साथ विदेशी जो लोग हैं या विदेशी जो संस्थाएं हैं जो पैसा लेकर आती हैं, जिनको बोलते हैं एफडीआई। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन का मतलब हुआ विदेश, डायरेक्ट का मतलब सीधे पैसा लाना, इन्वेस्ट का मतलब है निवेश करना। तो जैसे बाहर बैठा हुआ मान ली टोनी है या टोनी की कोई कंपनी है, कोई ग्रुप है जो कि यह चाहता है कि भारत के बीमा क्षेत्र में हम कुछ पैसा लगा दें और जो लाभ हो हम प्राप्त करें। तो जब वो पैसा भारत की कंपनी में लाकर लगाएगा तो चूंकि वह बाहर का है, टोनी अमेरिका का है या लंदन का है, तो वह हमारे लिए क्या होगा, विदेशी निवेश होगा। ऐसे विदेशी निवेश को बोला जाता है एफडीआई। तो कुल मिलाकर यहां पर यह कहा गया कि एफडीआई की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए 1 दिसंबर 1999 को लोकसभा में एक विधेयक पारित करके निजीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया और यहां से निजीकरण की प्रक्रिया बीमा क्षेत्र में प्रारंभ होती है। और इसी के साथ साथ एक संगठन की भी स्थापना की गई, इसका नाम है बीमा नियमन और विकास प्राधिकरण अर्थात IRDA। तो जो IRDA है इसका उद्देश्य यह था कि चूंकि हम निजी क्षेत्र को अब इसमें लेकर आएंगे और साथ ही साथ विदेशी जो निवेशक वो भी आएंगे, तो इस क्षेत्र को कैसे रेगुलेट किया जाए, इसके लिए क्या किया गया, इरडा की स्थापना की गई। 19 अप्रैल 2000 को इरडा को क्या किया गया, जो है कि इसको स्वायत्ता प्रदान की गई। स्वायत्ता प्रदान करने या स्वायत्त संस्था का दर्जा देने का मतलब यह है कि इसके पास इतनी ऑटोनॉमी हो कि यह चीज़ों को देख सके कि कहीं बीमा क्षेत्र में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जिससे यहाँ के जो लोग हैं जो उन्होंने बीमा करवाया है उनका पैसा डूब जाए या फिर उनको गलत पॉलिसी बेची जाए। भारतीय बीमा बाजार का लगभग 74% LIC के पास है और LIC का अभी 100% स्वामित्व किसके पास है, भारत सरकार के पास है, जिसमें भारत सरकार अब इसमें विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। पिछले साल के बजट प्रस्तुत करते समय ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि LIC में सरकार कुछ हिस्सा बेचेगी। जैसे विनिवेश का मतलब यह है, आसान शब्दों में समझाऊं कि मान लेते हैं 100% स्टेक जो है कि किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और सरकार को लगता है कि 10% हिस्सा हम इसमें से बेचकर क्या करें, जो है कि प्राइवेट सेक्टर को दे दें। तो ये निजीकरण नहीं हुआ, ये 10% जो हिस्सा बेचा है सरकार ने, इसी को बोलते हैं विनिवेश। तो लास्ट ईयर के जो बजट में उन्होंने वित्त मंत्री ने कहा था कि हम इसमें विनिवेश करेंगे और सरकार ने कहा था कि यह विनिवेश कैसे करेंगे, इसके लिए क्या होगा, LIC का IPO लेकर आया जाएगा। IPO को इस रूप में समझिए, इसका फुल फॉर्म होता है IPO का इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर को मतलब क्या है, मान लेते हैं LIC एक कंपनी है, LIC चाहती है कि LIC में चूंकि पूरा पैसा भी किसका है, भारत सरकार का एग्जांपल ले रहा हूं। अब मान लेते हैं सरकार कहती है कि 10% हिस्सा हम बेचेंगे, तो 10% हिस्सा बेचने के लिए क्या विकल्प है कि किसी कंपनी को बेच दो। दूसरा क्या है कि जो 10% हिस्सा मान लेते हैं 1000 रुपए का, मान लेते हैं 10% हिस्सा 1000 रुपए का, तो अब कह दिया जाए हमसे आपसे सबसे कि आपको अगर किसी को भी LIC में हिस्सा खरीदना है तो हम क्या कर रहे हैं, 10% अपना हिस्सा LIC कहेगी हम बेच रहे हैं और इस 1000 रुपए को कहेगी सरकार कि हम एक एक यूनिट में डिवाइड कर देते हैं और आप इसको खरीदेंगे। तो मान लेते हैं 1000 यूनिट क्या हुए, IPO हो। IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, पब्लिक को ऑफर किया गया, इनिशियल मतलब पहली बार ऑफर किया गया है, तो ऐसे ऑफर को बोला जाता है IPO। स्वाभाविक है अगर आपने 100, 200, 300, 400, 500 जितने आप IPO खरीदेंगे उतने ही स्वामित्व के आप क्या हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे, अर्थात उसमें आपकी उतनी क्या हो जाएगी, हिस्सेदारी हो जाएगी। तो सरकार ने कहा था कि हम विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और हम इसके लिए IPO लेकर आएंगे, लेकिन आपको पता है कि कोविड की वजह से ये चीज़ें हो नहीं पाई, क्योंकि अभी तो जो है कि पहले को इसमें होता क्या है कि जो शेयर की खरीद बिक्री होगी ये सब कहाँ पे होगी, ये होगी शेयर बाजार में होगी और शेयर बाजार में कंपनी को सूचीबद्ध होना होगा। लेकिन अब खैर ये सभी चीज़ें अब हट रही हैं। उम्मीद की जाती है कि सरकार वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही तक LIC में क्या करेगी, विनिवेश कर सकती है। विनिवेश करने का मतलब है कि वह जो हिस्सा बेचना चाहती थी वह बेच सकती है और इसको हम और आप जैसे या बड़े लोग भी क्या कर सकते हैं,
खरीद सकते हैं। तो यहां तक तो हमने समझा एलआईसी का जो डोमिनेंट नेचर है। वर्ष 2015 से पहले जो एफडीआई में जो सीमा थी, सीमा का मतलब यहां पर जो विदेशी पूंजी आ सकती थी वह थी आपकी जो है कि 26%। यहां पर ध्यान दीजिए, करेक्ट करिए, यहां पर 26% थी। 2015 में 26% को बढ़ाकर 49% कर दिया। 49% एफडीआई का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं 100 रुपए की एक कंपनी है तो इसमें से 49 रुपीस कहां से आ सकते हैं? विदेश से आ सकते हैं। विदेश का कोई भी व्यक्ति इसका मालिक बन सकता है, कोई कंपनी, कोई ग्रुप हो सकता है। तो यहां पर कहा गया कि कितना 2015 में कर दिया गया कि 49% आ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि बीमा क्षेत्र में इस समय जो एफडीआई की लिमिट है कितनी है? 49% है। और वित्त वर्ष जो अभी कुछ समय पहले ही केंद्रीय बजट जब प्रस्तुत किया गया तो उस समय वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार एफडीआई की इसमें जो लिमिट है वो 49% से बढ़ाकर 74% करना चाहती है। सरकार का कहना यह है कि जब बाहर से पैसा आएगा तो हमारे यहाँ पर पहले जैसे आपने देखा होगा टेलीकॉम सेक्टर में कुछ ही कंपनियां होती थी, बाहर से कंपनियां आई तो बहुत कंपनियां हो गई तो क्या हो गए? प्रोडक्ट सस्ते हुए। ठीक इसी तरह से सरकार का मानना है कि जब बाहर से कंपनियां आएंगी, उनके द्वारा पैसा आएगा तो यहां पर बहुत सी इंश्योरेंस की कंपनियां होंगी, लोगों को सस्ते में पॉलिसी मिलेगी, उनके पास कई विकल्प होंगे और साथ ही साथ हर क्षेत्र में जो लोग हैं, चाहे वो ग्रामीण सेक्टर के हों या अर्ध शहरी क्षेत्र के हो, शहरी क्षेत्र को, सब तक बीमा कंपनियां पहुंच सकेंगे और बीमा लोग करा सकेंगे। लोग जब बीमा कराते हैं तो सरकार पर क्या होता है? खर्च कम होता है और साथ ही साथ लोगों के पास भी यह डर नहीं होता कि वो बीमार पड़ जाएंगे या उनके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी तो कहां से पैसा आएगा। इस तरह से बीमा का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वह क्या करता है? एक तरह की सामाजिक कल्याण की भावना को आगे बढ़ाता है। खैर, सरकार ने अभी जो बजट कुछ समय पहले प्रस्तुत किया था उस समय कहा था कि हम जो इसमें एफडीआई की लिमिट है 49% से बढ़ाकर 74% करेंगे। बुधवार यानी कल 10 मार्च को बीमा क्षेत्र में 25% एफडीआई बढ़ाने का जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी गई। 25% का मतलब है कि 49% पहले से है और अब इसमें 25% और बढ़ाने की अनुमति दी गई है। तो इस तरह से अब क्या हो गया कि यहां पर जो एफडीआई की लिमिट है वो 74% हो गई है। इसी के साथ कैबिनेट ने बीमा कानून 1938 में संशोधन करने की भी मंजूरी प्रदान की है। मंजूरी प्रदान करना इसलिए है क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि हम इसी कानून को अभी तक जो है कि कैरी ऑन कर रहे हैं तो हमें इसमें क्या करना होगा? संशोधन करना होगा। सरकार इसके लिए बिल लेके आएगी, संशोधन हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि एलआईसी के पास 3/4 बाजार है और 3/4 बाजार होने के कारण बीमा क्षेत्र में कार्य करने वाली एक जो कंपनी है एलआईसी, इसी का स्वामित्व बना हुआ है। अब इससे क्या हो रहा है? कई तरह की चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। चुनौतियां यह उत्पन्न होती हैं कि जो अन्य कंपनियां हैं वो काफी छोटी छोटी हैं और अन्य कंपनियां छोटी हैं तो उनके पास पूंजी का भी अभाव है और पूंजी का जब अभाव है तो वो क्या करेंगे? बिजनेस ही नहीं कर पा रही, तो इनको पूंजी कहां से मिलेगी? या तो ये घरेलू मार्केट से लें या फिर विदेशी मार्केट से लें। तो विदेशी जो लोग हैं या विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास पैसा है। सरकार ये चाह रही है कि वह लोग अपना पैसा लेकर आएं, यहां की कंपनियों में लगाएं और इससे क्या होगा कि अभी जो एक एलआईसी जैसी बड़ी कंपनी है ऐसी बहुत सी बड़ी कंपनियां बनेंगी और प्रोडक्ट क्या होंगे? सस्ता होंगे। दूसरा, जो पूंजी की आवश्यकता है जो कि विदेशी पूंजी से पूरी हो सकती है वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि जो इंश्योरेंस क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां हैं इनको अपने कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा रिजर्व में रखना होता है। मान लेते हैं इनके पास जो है कि 1000 रुपए आया तो 1000 रुपए आया, मान लेते हमसे आपसे प्रीमियम के रूप में लिया, अर्थात हमको पॉलिसी बेचा, हमसे ये जो है कि मंथली कुछ ले रहे हैं तो ये जितना पैसा जा रहा है मान लेते हैं 1000 रुपए है तो 1000 रुपए है तो इनको भी तो अपना बहुत बड़ा हिस्सा रखना होगा कि कोई क्लेम करे, मान लेते हैं 200 400 500 रुपए का, तो ऐसा ना हो कह देंगे हमारे पास पैसा ही नहीं, हमने तो कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। तो दरअसल होता क्या है कि ये जो बीमा क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां हैं इनको बहुत बड़ा पैसा रिजर्व के रूप में रखना होता है। अब सोचिए कंपनियां पहले से छोटी हैं, साथ ही साथ इनको बहुत बड़ा रिजर्व अपना जो है कि कैपिटल का जो है कि रखना होता है कस्टमर के लिए। तो ये क्या करती हैं? बहुत ज्यादा पैसा अपना दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर पाती हैं, तो इनको लाभ क्या होता है? कम होता है। अब जब क्या होगा, जब बड़ी बड़ी पैसा बाहर से आएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां बनेंगी तो उनके पास वित्त का अभाव नहीं होगा, तो उससे क्या होगा? ये कंपनियां भी ज्यादा मात्रा में अपने प्रोडक्ट को बेच सकेंगी, ज्यादा पैसा आएगा और साथ ही साथ बड़ी मात्रा में यह बाहर जो है कि लोगों के प्रीमियम के लिए या लोगों के जो इंश्योरेंस क्लेम के लिए जो इनको
इनको रिजर्व रखना पड़ता है पैसा, उस पैसे के अलावा बड़ी मात्रा में क्या कर सकेंगे, निवेश कर सकेंगे और कंपनी दो तरफा लाभ ले सकेगी। कैसे? एक तो उसके पास इंश्योरेंस के धारक की संख्या बढ़ेगी, दूसरा उसके पास पूंजी ज्यादा होगा तो वह पूंजी किसी अन्य क्षेत्र में निवेश करके वह लाभ कमा पाएगी। इससे क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनियों को लाभ होगा। कुल मिलाकर इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार ने कहा है कि अब इसमें हम 74% जो है कि एफडीआई की अनुमति देंगे। सरकार का मानना है कि सरकार के इस कदम से विदेशी कंपनियों का जो निवेश है वह आकर्षित होगा और पूंजी का प्रवाह आएगा। पूंजी का जब प्रवाह होगा तो इससे भारत में जो बीमा व्यापार है वह बढ़ेगा और भारत में जब बीमा व्यापार बढ़ेगा तो अधिक से अधिक लोगों तक बीमा पहुंच पाएगा। आर्थिक समीक्षकों का मानना है कि कम एफडीआई से जो बड़ी कंपनियां हैं वह भारत में नहीं आ पाती हैं, अर्थात उनको लगता है कि अगर हम वहां पर पैसा लेकर जा रहे हैं तो पैसा जब ज्यादा होगा तो उनके पास अथॉरिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और अथॉरिटी ज्यादा होगी तो अपने हिसाब से वो बिजनेस कर पाएंगे। तो बड़ी कंपनियां जो अभी 49% की लिमिट बनी हुई थी नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब क्या होगा कि जब बड़ी कंपनियां आ पाएंगी तो इससे क्या होगा, बीमा क्षेत्र की संभावनाएं बढ़ेंगी, कई तरह के उत्पाद आएंगे, हर तरह की चीजों के लिए आपको बीमा मिल पाएगा और इससे क्या होगा कि जो बीमा क्षेत्र में जो कंपनियों का लाभ है वो भी बढ़ेगा। प्रीमियम जो है कि जो कस्टमर उपभोक्ता हैं उनके सस्ते होंगे, साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जो अभी बहुत कम है और अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाया जा सकेगा। और साथ ही साथ जो अभी शहरी और जो है कि उच्च आय वाले लोगों तक ही क्या होता है बीमा पहुंच पाता है, वह क्या होगा, सभी लोगों तक पहुंच पाएगा। तो ग्रामीण और शहरी जो डिजिटल गैप दिखाई देता है, एक जो है कि इंश्योरेंस का गैप दिखाई देता है, वो भी पूरा हो पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में अभी जीवन बीमा प्रीमियम जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 3.6% है। इसको कैसे समझें, मान लेते हैं हमारी जीडीपी 100 रुपए का है तो इसमें से वह जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसका इंश्योरेंस कितने का होता है, मात्र 3.6 का। ठीक इसी तरह से जो जीवन बीमा प्रीमियम है, अब जीवन बीमा प्रीमियम का मतलब क्या है कि एक पैसे में खरीदा गया होगा, 1000 का बीमा है जीवन बीमा, 10 लाख का है, 20 लाख का, करोड़ का, जितना का भी हो, तो उसको जीडीपी के रेशियो में देखा जब जाता है। ठीक इसी तरह से अगर साधारण बीमा के मामले में हम जीडीपी से कंपेयर करें तो ये कितना है, 0.94%, अर्थात 1% से भी कम। लेकिन वैश्विक रूप में अगर देखें तो जीवन बीमा प्रीमियम एज ए जीडीपी का रेशियो के रूप में देखेंगे तो औसत वैश्विक निकलता है वह है 7.13, जबकि हमारे यहां कितना है, 3.6, लगभग दुगुने का अंतर है। ठीक इसी तरह से साधारण बीमा के रूप में जीडीपी का हमारे यहां जो रेशियो है वह 0.94%, 1% से कम है, जबकि वैश्विक औसत क्या है, 2.88, लगभग ये समझ लीजिए 3 गुने का अंतर यहां पर आपको दिखाई देगा। तो इससे क्या होगा कि अब जब निवेश आएगा, एफडीआई आएगा, तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा, बीमा में जो है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, प्रीमियम सस्ते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र तक बीमा पहुंच पाएगा और साथ ही साथ आने वाले समय में सरकार कई योजनाओं को बीमा सेक्टर से जोड़कर अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा पाएगी। वित्त मंत्री ने भी कहा है कि एफडीआई सीमा बढ़ाने के बावजूद नए ढांचे के तहत ज्यादातर जो डायरेक्टर होंगे या फिर बोर्ड और प्रबंधन स्तर के अधिकारी होंगे वह कहां होंगे, वह भारतीय होंगे और कम से कम 50% जो डायरेक्टर होंगे स्वतंत्र होंगे। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कंपनी खुलती है और एक कंपनी खुलती है 100 रुपए की, तो इसमें मान लेते हैं 74% एफडीआई आया है, लेकिन बावजूद इसके जो डायरेक्टर होंगे, बोर्ड के प्रबंधन स्तर के जो अधिकारी होंगे, तो वह कहां, बाहर के नहीं होंगे, वह इंडियन ही होंगे। और साथ ही साथ जो ये कंपनी होगी, जो भी कंपनी होगी, उसमें जितने भी 10, 20, 50 जितने भी बोर्ड के सदस्य होंगे, डायरेक्टर होंगे, उसमें से 50% स्वतंत्र होंगे, अर्थात वह जो है कि बाहर से चुने जाएंगे, वह जो है कि कंपनी से जुड़े नहीं होंगे। तो इस तरह से क्या किया गया है, भारत में बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाने का प्रयास किया गया है, प्रस्ताव आया है, स्वाभाविक है इसके लिए बिल लाया जाएगा, बिल पास हो जाएगा तो यह जो 74% का अभी अनुमति दी गई है यह क्या हो जाएगी, कार्य करने लगेगी, अर्थात इफेक्टिव हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।